अच्छा, चलें देखते हैं हम एक्चुअली के रियलिस्ट वर्ल्ड व्यू है क्या, या रियलिस्ट थीरी क्या है। अब हम उसको इतना, आप पिछली जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं उनको अपने बैक ऑफ द माइंड ले जाएं, और उनको आपको हर किसी का एक एक कॉन्सेप्ट और वो याद रखने की जरूरत नहीं है कि हॉब्स ने ये कहा था, मॉर्गन थॉ ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। वो आपको अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको बहुत एक्स्ट्रा नंबर भी दे सकता है अगर आप उनको इंडिविजुअली भी याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो सब नहीं भी याद रहता और आपने मेरे लेक्चर सुन लिया है, तो आपके जहन में इतना कॉन्टेक्स्ट जरूर होगा कि अब आप डायरेक्टली भी ये समझ सकते हैं कि रियलिज्म क्या चीज है। अब आपने पिछला जो सारा कुछ है उसको एज अ बैक एंड देखें, और अब हम डायरेक्टली उसी तरह ही करेंगे जैसे किया जाता है कि रियलिज्म जो है वो क्या। अब आप लोग जो हैं वो नोट्स भी ऐसे ही लें कि रियलिज्म थ्योरी क्या चीज है, और आपको जब पेपर में आएगा तो आपने उसी तरह करना है जैसे अब हम करेंगे। ना कि मॉर्गन थॉ, हॉब्स, वो सारा कुछ आपको डालने की जरूरत नहीं है, उसको बस मेंशन कर दीजिएगा, वो समझने के लिए बहुत ही जरूरी था। अब हम डायरेक्टली आते हैं कि रियलिज्म क्या थ्योरी है, और आई होप अब आपको सारे कॉन्टेक्स्ट के बाद जो है वो चीजों की समझ आ जाए। ये जो पहली लाइन है ये रियलिज्म के मेन पॉइंट्स हैं, ये आपने जरूर लिखना है। और अब मैं जो है वो डायरेक्टली एनालिसिस पे भी आऊंगा कि भाई किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इससे हम दुनिया को देख सकते हैं। जी, आप कोट्स डाल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, अब आपके अपने ऊपर है। मैंने आपको डिफरेंट बहुत सारी चीजें दिखा दी हैं कि आपने कैसे बिल्ड करना है, लेकिन अब हम डायरेक्टली उसको करेंगे। अब मैं आई होप कि आप लोगों को सबको इतना एनालिसिस, इतना बैकग्राउंड हो गया, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप में से मोस्टली जो थे वो न्यूबीज थे, उन्होंने कभी ये सब नहीं सुना था, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। लेकिन जनरली आप कहीं भी जाएंगे वो आपको इसी इधर से शुरू करेंगे जहां मैं अभी आया हूँ कि भाई ये थ्योरी है क्या। अब मैं डायरेक्टली अप्लाई भी करता जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। सबसे पहले रियलिस्ट वर्ल्ड व्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम ये देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट आता है कि ह्यूमन नेचर डिफाइंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये उसका पॉइंट आता है कि इंसान की जो नेचर है, एक सेकेंड जी, वो पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। सबसे पहला ये उसका एक अजम्पशन है, या ये उसकी एक सोच है। अजम्पशन सही वर्ड मुझे इतना नहीं लगता, लेकिन ये उसकी एक सोच का गहरा हिस्सा है कि इंसान की फितरत जो है वो सारी दुनिया की पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। और इंसान की फितरत क्या चीज है कि इंसान सेल्फिश होता है, इंसान जो है वो एक ऑलमोस्ट एनिमल लाइक चीज है। ही हैज अ डिजायर फॉर पावर, ही हैज अ डिजायर फॉर डोमिनेशन। इंसान की नेचर इमोरल है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इमोरल है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मुल्क भी वैसे बिहेव करते हैं। दे हैव desire for power, they have desire for domination, states are selfish, countries are selfish। और इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल जैसे इंसान बिहेव करते हैं वैसे ही स्टेट्स बिहेव करती हैं। इसकी एग्जाम्पल आप देख लें, आप हम अगर पूरी इंसानी तारीख उठा के देख लें तो हम देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान, या कॉलोनाइजेशन एरा, कोई भी कॉन्करर्स देख लें, वो उनके अंदर दे हैड दिस डिजायर फॉर पावर कि जितनी चाहे लैंड वो एब्जॉर्ब कर लें, जितनी चाहे लैंड वो ले लें, वो उनको कम नहीं थी। और कॉलोनाइजेशन एरा में आप देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज ने कैसे पूरी दुनिया को डोमिनेट किया, और कैसे जो है वो सेल्फिश तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया। तो हमें ये स्ट्रैंड नजर आता है कि जैसे इंसान की फितरत जो है, इंसान की ह्यूमन नेचर बेसिक, इट्स सेल्फिश, इट हैज एन अनसीजिंग डिजायर फॉर पावर एंड डोमिनेशन। तो स्टेट्स भी यही करते हैं, या रूलर्स भी यही करते हैं। और हमने एम्परर्स को देखा है, जितनी आज तक आए हैं उन्होंने यही किया है। या हमने स्टेट्स को देखा है, या मॉडर्न स्टेट्स भी यही करती हैं। फिर अगला बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है रियलिस्ट व्यू का, वो ये है कि जो पावर है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है इंटरनेशनल लेवल पे, मुल्कों के बीच में, कंट्रीज के बीच में। और पावर डिटरमिन सक्सेस एंड एबिलिटी टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। पावर ये है जिससे डिफाइन होता है कि एक मुल्क कामयाब है या वो कामयाब नहीं है। कमजोर मुल्कों को कोई जो है वो उनका पूछने वाला नहीं है, और मजबूत अगर आप हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज भी हम देखते हैं तो दुनिया में यही होता है, जिस मुल्क के पास पावर है वो सब कुछ करता है। तो पावर इज द मोस्ट डोमिनेंट डिटर्मिनेंट। ये लेफ्ट साइड पे जो रेड में सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सारे आपने लिखने हैं अपने पास और इनको नोट करना है।
इसमें आप सबसे बड़ी एग्जांपल देखें। अच्छा, ये जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये इसी को थ्योरी अप्लाई करना कहते हैं, कि कैसे ये थ्योरी या ये पॉइंट जो है हम दुनिया में हुआ हुआ देख रहे हैं, या आप जो कहते हैं थ्योरी अप्लाई अप्लाई, वो अप्लाई करना क्या है कि हम उसकी एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे ये बात सच है। पावर कैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है दुनिया का, ये बड़ा ऑब्वियस है। चाइना की एग्जांपल लें। चाइना की एक हिस्ट्री में हिस्सा है जिसे कहते हैं चाइना सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। चाइना सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन क्या चीज है कि 1850s में या 1840s, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, जब पहली ओपियम वॉर हुई है चाइना की ब्रिटेन से, चाइना के उसके बाद से लेके 1949 तक चाइना अपनी हिस्ट्री में उसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के तौर पर देखता है कि उस 100 साल में उनके साथ बहुत ज्यादती हुई, मुल्कों ने उनको एक्सप्लॉइट किया और उनको बहुत जुल्म किया। जापानीज ने उनको बहुत उन पे जुल्म किया, मैसेकर्स भी हुए, जंगें भी हुई। तो चाइना के 1949 में जब कम्युनिज्म आया, तो उन्होंने उनकी वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन खत्म हुई। अब आप देखें, चाइना इस वक्त राइजिंग पावर है और चाइना जो है इट्स पोस्ट टू बिकम द वर्ल्ड लीडर। अब जो है चाइना, और उसको देखें और चाइना की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन देखें जिसमें उनको हर मुल्क ने बुली किया, हर मुल्क ने उनको जुल्म किया। तो इसकी सबसे बड़ी, इससे ज्यादा एग्जांपल क्या मिल सकती है कि पावर है। चाइना जब कमजोर था, चाइना के पास पावर नहीं थी, मुल्कों ने उसके साथ क्या किया। और चाइना को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि जब आप पावरफुल नहीं होते तो मुल्क आपके साथ क्या करते हैं। सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने बाय फोर्स उससे ट्रेड की। चाइना की कोई मर्जी नहीं होती थी, क्योंकि उनकी मिलिट्रीज काबिल नहीं थी कि उन वेस्टर्न कंट्रीज को बाहर निकाल सके। ओपन डोर पॉलिसी उसे कहते हैं। और चाइना के पास बिल्कुल पावर नहीं थी। अब चाइना के पास पावर है, तो आप देखें कि कोई मुल्क नहीं है जो कि इस वक्त चाइना के साथ वो सलूक कर सकता है। तो यस, पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन। जब मुल्क कमजोर होते हैं तो उनके साथ बहुत बुरा हाल होता है, और जब वो पावरफुल होते हैं तो फिर उनके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, और यही रियलिस्ट व्यू जो है वो आपको बताता है। फिर रियलिज्म दुनिया को इस तरह देखता है कि एनार्की है, कि जितने मुल्क हैं उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, दिस एब्सेंस ऑफ हायर अथॉरिटी, कोई इंटरनेशनल पुलिस फोर्स नहीं है, लॉलेसनेस है। जितने मुल्क हैं उनके ऊपर कोई पुलिस फोर्स नहीं है। अगर एक मुल्क दूसरे पे हमला कर देता है तो उसकी कोई पूछ कुछ नहीं है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। एनार्की है, लॉलेसनेस है, स्टेट ऑफ नेचर है, कोई नहीं किसी को पूछने वाला। एक जो मर्जी कर दें आप उसके साथ, एक एक्शन के लिए भी आप जो है ना वो किसी को जवाबदेह नहीं है। और जैसे अब लोकल होता है, आपके साथ कोई ज्यादती हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मगिंग हो जाए, डकैती हो जाए, तो आप पुलिस को फोन कर सकते हैं, आर्मी आ सकती है अगर हालात बहुत खराब हो। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एक मुल्क पे कोई दूसरा अटैक करता है, कोई पूछने वाला नहीं। इसकी आप एग्जाम्पल देखें, यूएस इन्वेजन ऑफ इराक 2003, एनआरकी की इससे बड़ी क्या एग्जाम्पल हो सकती है कि कोई हायर अथॉरिटी नहीं है। यूएस ने इराक पे अटैक किया 2003 में, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद सबसे ज्यादा स्ट्रांग था और उसके पास पावर थी। इराक बेचारा कमजोर था, उनने पूरे का पूरा मुल्क तबाह कर दिया ऑन फेक जस्टिफिकेशंस के। वहां पे WMDs हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। तो एनआरकी है, कोई ऐसी इंटरनेशनल पावर नहीं है जो यूएस को रोक सकती, जो यूएस से ऊपर होती और उनको इस ज्यादती से रोकती। तो ये आपने जहन में रखना है कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में, और हमें देखें इसकी एग्जांपल मिलती है। और ये कोई एक एग्जाम्पल तो नहीं है, कितने मुल्क हैं उन्होंने हिस्ट्री में कितना कुछ किया और उनको कोई रोकने वाला नहीं था। इसके आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। फिर इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जिसका नाम है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प क्या चीज है कि नो वन एल्स विल प्रोटेक्ट यू, क्योंकि एनआरकी आपने अपने आप को खुद बचाना है। आपने एक मुल्क को अपने खुद बचाना है, कोई दूसरा मुल्क नहीं है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो आपको सपोर्ट करेगा। कंप्लीटली योर ओन स्टेट ऑफ नेचर है, एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन है इस दुनिया में। अब आप पाकिस्तान की एग्जांपल देखें, पाकिस्तान ने सिएटो साइन किया, पाकिस्तान ने सेंटो साइन किया। पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन ये थी कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाएगा, यूएस कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन आप देखें, इंडिया ने 1971 में पाकिस्तान में इंटरवीन किया, पाकिस्तान पे अटैक किया, और पाकिस्तान को कोई प्रॉपर कोई सपोर्ट नहीं कर सका, बस ऐसी डिप्लोमेटिक जेस्चर्स। और पाकिस्तान को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया गया, और उसमें इंडिया का काफी हाथ है, क्योंकि इंडिया ने टू फ्रंट वॉर शुरू करके पाकिस्तान की आर्मी को एंगेज करके, जो कि ऑलरेडी इस पाकिस्तान में एंगेज थी, प्रॉपर प्लान ये किया कि हम यहाँ पे इस महाज पे भी जंग खोड़ स्टार्ट कर देते हैं।
तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। तो इंडिया ने किया, किसी ने क्या कर लिया, कोई कुछ नहीं कर सका। फिर इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया अपना। उसके बाद पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि भाई अगर आपने अपनी सेफ्टी करनी है, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो सेल्फ हेल्प है, आपने अपना खुद ही करना है जो भी अरेंजमेंट करना है। तो पाकिस्तान कोई बचाने नहीं आएगा अगर इंडिया कुछ करेगा। और यही सोच है कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान डिबैकल हुआ है। उसके बाद 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। देन पाकिस्तान डिसाइडेड कि नहीं, वी नीड ए न्यूक्लियर वेपन ऑफ आवर ओन। जो मर्जी होता है, हम घास खाएंगे या जो भी करेंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, बिकॉज दिस सेल्फ हेल्प। कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। फिर एक कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन एंड फॉर हिमसेल्फ, कि हर मुल्क अपने लिए काम कर रहा है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है और अपने लिए कर रहा है, और हर किसी से दुश्मनी है। कोई परमानेंट, नो वन कैन बी ट्रस्टेड, एवरीवन इज अ पोटेंशियल एनिमी। अब रियलिस्ट वर्ल्ड व्यू में हमें नजर आता है कि नो वन कैन बी ट्रस्टेड, किसी का एतबार नहीं किया जा सकता। कि आपको नहीं पता कि कल को कौन सा मुल्क आपका दुश्मन हो जाए, कल को कौन सा मुल्क आपका दोस्त हो जाए। देखिए, कुछ पता नहीं चलता इंटरनेशनल लेवल पे। एक अनप्रडिक्टेबल सा एक एटमॉस्फेयर है, जिसमें आज मुल्क अच्छे होते हैं, कल मुल्क आपके साथ बिगड़ जाते हैं। अब इसको आप देखें कि ईरान जो था, ईरान की एग्जांपल देखें, 1979 से पहले एक स्ट्रॉन्ग यूएस एलाई था। वहां के जो शाह थे वो बड़े प्रो वेस्टर्न किस्म के थे, रजा शाह पहलवी। और 79 में वहां ईरानियन रेवोल्यूशन आता है और विद इन डेज पूरी स्टेट एंटी यूएस हो जाती है। तो आप देखिए वहां पे कुछ पता नहीं चलता। एनी कंट्री कैन बिकम हॉस्टाइल, नो परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स। अगर इतनी एक्सट्रीम रेवोल्यूशनरी ना भी कॉजेज हों, तो आपको देखिए कुछ पता नहीं चलता। पाकिस्तान के पिछले दिनों सऊदी अरेबिया से थोड़े टाइज कोल्ड होना शुरू हो गए थे, हालांकि पाकिस्तान के सऊदी अरब से बड़े पुराने टाइज हैं। लेकिन विद इन आप देखें, पाकिस्तान ने थोड़ा सा टर्की और रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, और एक ब्लॉक सा बनने जा रहा था। तो सऊदीया जो है वो पाकिस्तान के साथ बिगड़ गया। यू जस्ट डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो एवरीवन इज अगेंस्ट एवरीवन एंड फॉर हिमसेल्फ। एक इस तरह की एक सिस्टम है। फिर नो मोरालिटी, कि इंटरनेशनल लेवल पे देयर इज नो मोरालिटी। कोई इसमें कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज अलाउड, आप जो मर्जी दिल में आता करें, और कोई अच्छा बुरा नहीं होता। रियलिस्ट इस तरह दुनिया को देखते हैं। अब देखिए, मोरालिटी इज, इसकी एग्जांपल है, मोरालिटी इज अ क्लोक व्हिच कंट्रीज लाइक यूएसए वेयर जस्टिफाई इंपीरियलिज्म। के यूएस ने इन्वेजन की इराक की टू रिमूव डिक्टेटर सद्दाम हुसैन, के उन्होंने मोरालिटी को एक क्लोक के तौर पे यूज किया, कि अपना एक्शन जो है वो जस्टिफाई करने के लिए यूज किया कि जी हम तो डिक्टेटर को हटा दें। लेकिन इवेंचुअली देखें, उनके अपने इंटरेस्ट थे, उन्होंने पावर के पीछे किया टोटल, और जियो पोलिटिकल उनके इंटरेस्ट होंगे, लेकिन उन्होंने मोरालिटी को एज अ जस्टिफिकेशन यूज किया। तो मोरालिटी कोई चीज नहीं होती, रियलिस्ट इस तरह देखते हैं। मोरालिटी को बस एक जस्टिफिकेशन के तौर पर मुल्क यूज करते हैं अपने एक्शंस को करने के लिए, जैसे कि यूएस ने इराक में किया। यूएस ने बेतहाशा और जगहों पे इस तरह की ही चीजें कोट की कि ये तो डिक्टेटरशिप है, ये तो ह्यूमन राइट्स है। लेकिन इवेंचुअली वो उनके अपने ही पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। तो रियलिस्ट इन मोरालिटी और इन चीजों को नहीं मानते। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एंड जस्टिफाइज द मीन्स क्या चीज है? देखें, वो मैकियावेलियन किस्म की सोच है कि जो दिल में आता है आप करें, जिस तरह मर्जी करें, एज लॉन्ग एज यू गेट योर थिंग डन, बिल्कुल ठीक है। आप डिसेप्शन यूज करें, आप ब्रूटैलिटी यूज करें, आप कोई भी मीन्स यूज करें, कुछ भी जायज है। इसमें आप एग्जाम्पल देखें, अब ईरान और इसराइल है। इसराइल इज अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो अब वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक नहीं अगर कर सक रहा, आजकल जेसीपीओए के टॉक्स चल रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील के, अब वो उसको नहीं कर पा रहा, तो उसने उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट करना शुरू कर दिया है। इसराइल ही कर रहा होगा ना, और कौन कर रहा होगा? मतलब अगर थोड़ी सी सेंस यूज की जाए, ईरान के पिछले दिनों भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट असैसिनेट हुए, ईरान के पहले भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट असैसिनेट हो चुके हैं। तो आप देखें कि कंट्रीज कुछ भी करते हैं, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। असैसिनेशंस करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, प्रॉक्सी वॉर्स यूज करते हैं, जैसे पता नहीं क्या कुछ करते हैं। इंडिया कितने वो चीजों प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है पाकिस्तान। द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कोई मोरालिटी नहीं है, जो मर्जी दिल में आता है आप करें, जिन मर्जी फोर्सेस इवल या उनको आप यूज करें अपने फायदे के लिए। तो इसमें आप ये देख सकते हैं। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आता है सेल्फ इंटरेस्ट का, कि इंटरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और सेल्फ इंटरेस्ट जो है, सेल्फ इंटरेस्ट इसमें सबसे सेंट्रल है रियलिज्म में। कैसे? कि इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिफाइनिंग फैक्टर विच नीड्स टू बी अचीव। कि एक मुल्क है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उसने बस वो अचीव करना होता है, वो जिस मर्जी मेथड से यूज करे करे। अब आप देखें कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और काफी टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है ताकि चाइना के खिलाफ उसे एज अ काउंटर बिल्ड कर सके। और यूएस कॉल्स ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इन चाइना, कि यूएस चाइना को तो कहता है कि उइगर्स के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में तो नहीं कहता कश्मीर में आप कुछ कर रहे हैं। आर्टिकल 370 रिवोक हो गया, आर्टिकल 35A रिवोक हो गया। यूएस ने तो कुछ भी नहीं बोला, इट डिड नॉट इवन ब्लिंक एन आई। हालांकि बहुत ह्यूमन राइट्स अब्यूज इंडिया में हो रहे हैं, लेकिन ये सेलेक्टिवली क्यों कर रहा है यूएस? क्योंकि उसका सेल्फ इंटरेस्ट है। उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कि चाइना के खिलाफ इंडिया को बिल्ड किया जाए। तो इसमें नजर आता है कि एक कंट्री का सेल्फ इंटरेस्ट है, उसकी कोई मोरालिटी नहीं है। अगर वो इतना ही उसको ह्यूमन राइट्स का हो तो वो कश्मीर में भी उसी तरह कहे, वो चाइना में भी उसी तरह कहे। अब आप देख लें, पाकिस्तान को यूएस ने चाइल्ड रिक्रूटर लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन ये कितनी नाजायज बात है। उसका सिर्फ एक सेल्फ इंटरेस्ट है कि उसको बेसिस चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने उनको डिनाई कर दिया है, उन्होंने पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाल दिया, पाकिस्तान को एफएटीएफ से निकाल रहे हैं। ऊपर से वो कह रहे हैं कि जी नहीं, देखें हम तो बड़े जस्टिफाइड हैं, जस्टिस से चलते हैं, लेकिन देखिए अंदर से सिर्फ एक सेल्फ इंटरेस्ट है। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट मुल्क देखते हैं और वो एक्चुअली उनके जहन में और कुछ भी नहीं होता। ऊपर ऊपर से वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पीछे से जो है वो उसी तरह चलेंगे। ये एक रियलिस्ट वर्ल्ड व्यू है। फिर इंटरेस्टिंग चीज पीस, ये आपने जरूर समझना है। रियलिज्म पीस को कैसे देखते हैं, कि पीस कैसे आएगी। लिबरलिज्म तो कहता है ऑर्गेनाइजेशंस हों, ये है वो है, कोई जंग ना करे, लेकिन रियलिज्म कहता है कि पीस कैन ओनली बी मेंटेन थ्रू बैलेंस ऑफ पावर और थ्रेट। कि पीस कैसे मेंटेन होगा? क्योंकि सारे के सारे पावर ही तलाश करें, तो जब तक कि एक मुल्क को दूसरे मुल्क से थ्रेट नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा पावर, तो पीस मेंटेन नहीं हो सकता। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि पाकिस्तान और इंडिया की बहुत सी जंगें हुई हैं। 48 में हुई है, 65 में हुई है, 71 में हुई है, और स्कर्मिशेस तो होती नहीं है। सियाचिन वाला हुआ 1984 में, और इस तरह की कई बॉर्डर हुए हैं, स्टैंड ऑफ्स हुए हैं। 88 89 के अराउंड भी कोई स्टैंड ऑफ हुआ है, ज़िया-उल-हक साहब के टाइम पे हुआ था एक स्टैंड ऑफ। लेकिन आप ये देखें, लास्ट वॉर कारगिल वॉर हुई प्रॉपर 99 में, लेकिन कारगिल वॉर भी पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं हुई, कारगिल तक रिस्ट्रिक्टेड थी। कोई मेजर वॉर पाकिस्तान में 98 में न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद में हो सकी। तो न्यूक्लियर डेटरेंस एक ऐसी क्रिएट हुई कि टेस्ट पाकिस्तान और इंडिया जंग नहीं कर सके, क्योंकि एक बैलेंस ऑफ थ्रेट है, एक बैलेंस ऑफ पावर है। पहले ये चीज हो सकती थी। अगर अब आप देखें कि 1971 में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन होता, तो क्या इंडिया अटैक कर सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तो ये आप देखें कि पीस कैन ओनली बी मेंटेन थ्रू बैलेंस ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ थ्रेट, कि अगर एक मुल्क को खतरा है तो वो अटैक नहीं करेगा। 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, और उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ 2002 में, लेकिन जंग नहीं हुई। उरी अटैक के बाद, मुंबई अटैक के बाद 2008 में, उसके बाद जंग नहीं हुई। पुलवामा के बाद बालाकोट में इंडिया ने स्ट्राइक की 2019 में, लेकिन फुल फ्लेज जंग नहीं हो सकी, क्योंकि दोनों को पता था कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये आप देखें कि न्यूक्लियर वेपन्स देने से पीस मेंटेन हो रहा है। तो कितनी एक काउंटर इंट्यूटिव किस्म की लॉजिक है इनकी। और इनफैक्ट बहुत से रियलिस्ट कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोलिफरेट करना चाहिए। ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी, क्योंकि हम लोगों को इतना सुनने की आदत हो गई है कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं प्रोलिफरेशन होनी चाहिए, नहीं देना चाहिए। कई कहते हैं कि देना चाहिए, जब आप देंगे तो बैलेंस ऑफ पावर होगा। तो कई कहते हैं कि जर्मनी को न्यूक्लियर वेपन्स दें ताकि रशिया को वो काउंटर कर सके, उससे पीस मेंटेन होगा। तो ये इनकी लॉजिक ये है, ये बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू पीस को मेंटेन करने की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ थ्रेट के थ्रू, क्योंकि ये कहते हैं कि यही वाहिद तरीका है जिसके थ्रू पीस मेंटेन रह सकता है। फिर इसमें बात आ जाती है सर्वाइवल। अब इतना कुछ हमने देख लिया, और उसके बाद हमें ये चीज नजर आती है कि सर्वाइवल बड़ा इंपॉर्टेंट है।
In an unpredictable, hostile world, survival is the most important thing one fears about. अब इतनी अजीब दुनिया में एनार्की है, सेल्फ हेल्प है, हर कोई अपना सोचा है, कोई मोरालिटी नहीं है, एंड जस्टिफाइज द मीन्स है। इससे पता ये चलता है कि मुल्कों के लिए, कंट्रीज के लिए उनका सर्वाइवल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए ऐसे हालात में जब आपको ये नहीं पता कि अगला कब आप पे अटैक कर दे, कब आप पे सैंक्शन लगा दे, कब आपको इकोनॉमिकली क्रिपल कर दे, कुछ भी कर दे, तो आपके लिए ये सर्वाइवल वाली सोच बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सर्वाइवल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी अपनी आइडियोलॉजी भी बाद में आती है और सर्वाइवल पहले आता है। तो रियलिस्ट वर्ल्ड व्यू इस तरह से दुनिया को देखता है। इसके एक एग्जांपल देखें, अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में कैसे कि देखें सिक्योरिटी कंसर्न्स ट्रम्प रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स। अब वो मुल्क हैं, वो इस्लामिक हैं, बहरीन है, यूएई है, लेकिन अब उनको जब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, एक एंटी ईरान वो एक चीज बिल्ड करना चाह रहे हैं और सऊदीया भी साथ मिला हुआ है, तो वो आप देखें कि अब उनको, हालांकि ईरान, सऊदीया, यूएई, बहरीन का रिलीजन तो एक ही है, चलें सेक्ट डिफरेंट भी हो, स्टिल रिलीजन तो एक है, लेकिन जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न आ जाते हैं या सर्वाइवल की बात आ जाती है, तो वहां पे रिलीजन, आइडियोलॉजी, सारा कुछ लोग पीछे भूल जाते हैं और मुल्कों को सिर्फ अपनी सिक्योरिटी कंसर्न होती है। तो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्वाइवल की जो एक सेंस है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है दूसरे रिलेशंस को। रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में इस तरह की एक दुनिया जहां पे आपको नहीं पता कि अगला कब आप पे हमला कर दे, कब आपके साथ वो क्या कर दे, आपको हर वक्त अपनी सिक्योरिटी की ही फिक्र होती है और होनी भी चाहिए बिकॉल इनके। फिर एक चीज आ जाती है स्टेटिज्म। स्टेटिज्म क्या है? चूंकि हर चीज के अंदर सिक्योरिटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल ही इंपॉर्टेंट है, तो स्टेट का एक बड़ा सेंट्रल रोल आ जाता है इसमें कि स्टेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टर है एंड सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बिकम्स प्राइमरी कंसर्न। कि मुल्क की जो सिक्योरिटी है, जो मुल्क का सर्वाइवल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रियलिज्म में आप देखेंगे कि बड़ी मिलिट्री सेंट्रिक, स्ट्रेटेजिक सेंट्रिक आपकी थिंकिंग आती है, जो कि नेचुरल है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जो कि ये पूरे का पूरा निजाम हम देख रहे हैं कि दुनिया में स्टेट ऑफ नेचर है, अनार्की है, लॉलेसनेस है, केओस है, मोरालिटी है नहीं, तो आपकी सोच भी बड़ी ना सिक्योरिटी ओरिएंटेड बन जाती है। अब आप ये देखें, पाकिस्तान की एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शुरू से बड़ी सिक्योरिटी ओरिएंटेड थी, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान एज अ स्टेट 1947 में वजूद में आया, लेकिन इंडिया को कभी भी कबूल नहीं था, जो स्पेशली उनके रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके लिए कभी भी उनको कबूल नहीं था कि पाकिस्तान एज अ स्टेट बन गया। तो पाकिस्तान की पॉलिसी आप देख रहे हैं कि बड़ी सिक्योरिटी ओरिएंटेड रही है। पाकिस्तान ने सिएटो साइन किया, सेंटो साइन किया, दूसरा भी पाकिस्तान वेस्टर्न कैंप में गया कि किसी तरह पाकिस्तान को वो सिक्योरिटी मिले और पाकिस्तान की स्टेट को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि रियलिज्म है और दुनिया में इसी किस्म की एक लॉलेसनेस फैली हुई है। ये सारे का सारा आप लोगों को बताने की जरूरत ये थी कि यहाँ पे आके, इस पेज पे आके हमारी सारी जो पीछे से हमने कंसेप्चुअल एक बेस बनाई, बिल्ड की, वो आके मर्ज होती है, वो कन्वर्ज होती है कि रियलिज्म एक्चुअली है क्या चीज, रियलिज्म दुनिया को देखती कैसे है, और इसके जो डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं जो मिल के एक रियलिस्ट वर्ल्ड व्यू बनाते हैं। ये सारे के सारे रियलिस्ट वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ओवरऑल एक पिक्चर दुनिया की देते हैं कि दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल कैसे रही है। उसको हम कन्वर्ज करके हमने देखा और हमने देखा कि कैसे डिफरेंट एग्जांपल्स में या डिफरेंट जो सिचुएशंस हुई हैं, इनमें यही थिंकिंग आती है। यहाँ पे आके आई होप आप लोगों को एक रियलिज्म की समझ आई हो। अगर रियलिज्म पे कोई क्वेश्चन आता है या कुछ आता है, तो ये जो पेज है ये उसका क्रक्स है। ठीक, आपने कॉन्सेप्ट्स देने हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ उनको एक्सप्लेन करना है और उनके साथ उनकी कोई एग्जांपल्स भी देनी है कि कैसे ये कॉन्सेप्ट जो है वो, ये एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करती है। ठीक, सर्वाइवल पॉइंट देखिए, सर्वाइवल है, जहां पे सर्वाइवल वाला पॉइंट ये है कि एक ऐसा दुनिया का निजाम है जहां पे स्टेट ऑफ नेचर है, एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन है, कोई मोरालिटी है नहीं, एनार्की है, कोई इस दुनिया की गवर्नमेंट नहीं है, कोई दुनिया के कोई ऊपर कोई चीज नहीं है, पावर सबसे बड़ी चीज है सारे जो हैं वो सेल्फिश हैं। तो वहां पे आपको अपनी सर्वाइवल की सबसे ज्यादा फिक्र होती है।
सर्वाइवल की सबसे ज्यादा फिक्र होती है, क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसा हॉस्टाइल वर्ल्ड है। जैसे आप ये देखें, अगर आप एक जंगल में गए हो, रात गए, आपको उस वक्त सबसे कम ये फिक्र होगी कि यार मे भी खाने की हो, सेकेंडरी, लेकिन सबसे पहले ये होगी कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे इतना ब्रूटल सिस्टम हो, वहां पे सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट सबसे प्राइमरी होती है। ठीक। सर्वाइवल की मैंने एग्जांपल दी आपको, देखें। अच्छा, इब्राहिम इब्राहिम अकॉर्ड्स का मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूँ, देखें, सर्वाइवल के साथ। हाँ, थ्योरी अप्लाई करना यही होता है। अभी तक आप उसको इसी तरह ही समझे, एग्जैक्टली यही होता है। फिर मैं आपको आगे भी बताता हूँ थ्योरी अप्लाई करने का एक और क्या मतलब है। देखें, जो पहले हिस्ट्री को किया है ना, हिस्ट्री जो मैंने आपको इतनी बताई है, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने बताए हैं। उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, यहाँ पे आके वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कन्वर्ज होके एक यूनिफाइड थ्योरी में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। जैसे ये देखें कि ह्यूमन नेचर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत से रियलिस्ट फिलोसफर्स ने दिया। फिर एनार्की का कॉन्सेप्ट, फिर उसी से सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट निकलता है, जो हॉब्स वाली बातें थी। फिर मैकियावेलियन देखें, एंड जस्टिफाई द मीन, नो मोरालिटी तो सबने ही कहा है। तो एक यूनिफाइड जो रियलिस्ट वर्ल्ड व्यू है, वो यहाँ से आ रहा है। ठीक। बस मैं खत्म करने वाला हूँ। अब्राहम अकॉर्ड्स की एग्जांपल ये थी, अभी मैं आपको अब्राहम अकॉर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करा, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स का ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुल्क हैं जो कि मुसलमान हैं, और वो एक इसराइल को वो इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ताकि ईरान को बैलेंस किया जा सके मिडिल ईस्ट में। तो इससे ये समझ आती है कि वो उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजियस कंसर्न्स या आइडियोलॉजिकल कंसर्न। उनके आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स क्या है? पैलेस्टाइन, कि जी पैलेस्टाइन को राइट्स देने चाहिए। लेकिन जब उनको ये फील हुआ कि हमें इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि हम ईरान को बैलेंस कर सकें, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एट स्टेक है, तो उन्होंने पैलेस्टाइन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। उनकी आइडियोलॉजी पीछे रह गई, उन्होंने अपने रिलीजन को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि ठीक है, ईरान मुस्लिम मुल्क है, जो भी है, पैलेस्टाइन का इशू भी कुछ नहीं होता। इसराइल को एक्सेप्ट करने का मतलब ही ये है कि आपने पैलेस्टाइन इशू को डाइल्यूट कर दिया। तो इससे पता ये चलता है कि मुल्कों की आइडियोलॉजिकल कंसर्न से पीछे रह जाते हैं जब उनका सर्वाइवल या सिक्योरिटी उनके स्टेक पे आती है। तो ये सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब एप्लीकेशन ऑफ आईआर थ्योरी, ये फाइनल चीज अभी के लिए देख लेते हैं। आप लोग को थोड़ा सा अब समझ आ जाएगा कि सारा कुछ होना कैसे है। अप्लाई करना थ्योरी का क्या मतलब होता है? जो हमने जिस तरह एग्जाम्पल्स दी, उसको एक्सप्लेन किया, वो एप्लीकेशन है। अब थ्योरी को अप्लाई करने का मतलब दो होता है। पहली चीज ये, चलें ये कल करते हैं, अब टाइम नहीं है। इसके बाद पाक अफेयर्स वाली भी क्लास है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ। रियलिज्म यहाँ तक हो गया, न्यू रियलिज्म फिर रह गया, वो अब हम कल वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ हो कि रियलिस्ट थ्योरी क्या है। रियलिज्म कल हमने पढ़ा और हमने उसकी बेसिक एजम्पशंस को देखा, उसकी बेसिक वर्ल्ड व्यू को देखा कि वो दुनिया को देखता कैसे है। हमने ये देखा कि थ्योरी क्या होती है, थ्योरी से होता क्या है, और उसमें हमने देखा कि थ्योरी जो है वो दुनिया को एक देखने का तरीका है, और दुनिया को एक सेंस बनाने का तरीका है कि ये सब हो क्यों रहा है। थ्योरी कोई भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं कि वो एक रियलिज्म वाली थ्योरी हो। लिटरली यू कैन कम अप विद योर ओन थ्योरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी थ्योरी नहीं दे सकते हैं जिससे दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी ज्यादा सेंस बने, और आप डिस्क्राइब बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और आप फ्यूचर आपकी थ्योरी बेहतर प्रेडिक्ट कर सकती है कि ये बाद में चीजें क्या होंगी। क्योंकि देखें, कोई भी जो साइंटिफिक थ्योरी होती है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन फिनोमेना। फिनोमेना क्या होता है? जो भी हो रहा होता है। तो कोई भी थ्योरी है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन फिनोमेना, और उसके बाद इट शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। क्योंकि जो चीज आज हो रही है वो कल भी तो होनी चाहिए, वरना वो लॉ कैसे है? एक चीज। दूसरी चीज ये कि उसके तहत फॉरेन पॉलिसी भी आपको समझ में आनी चाहिए कि अच्छा, अगर रियलिज्म के लिहाज से दुनिया को देखा जाए तो दुनिया में पावर पॉलिटिक्स है सबसे ज्यादा, तो फिर हमें अपनी जो है वो फॉरेन पॉलिसी कैसे लेनी चाहिए।
जैसे कि हमने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, एक फॉरेन पॉलिसी डिसीजन था जो कि एक रियलिस्ट थिंकिंग या रियलिस्ट जो वर्ल्ड व्यू है उससे आ रहा था, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया 71 में और इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया 74 में। तो एक रियलिस्ट जो फिनोमेना है, जो कि दुनिया, हमने देखा कि किसी ने हमारा साथ नहीं दिया और पाकिस्तान को सेल्फ हेल्प करने की जरूरत पड़ी। तो ये एक पॉलिसी एक्शंस भी उससे आते हैं। तो जब आपने थ्योरी अप्लाई करनी है, आपने सारा कुछ देखना है। फिर हमने रियलिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें हमने थ्यूसिडाइड्स को देखा, उसमें हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर देखी जिसमें एथेंस और स्पार्टा की जंग थी। तब इन्होंने पहली दफा एनालिसिस किया और इस किस्म के जो है वो बातें की कि इंसानी फितरत ऐसी होती है, स्ट्रॉन्ग रूल करता है। फिर हमने मैकियावेली की बात की, उन्होंने बादशाहों को एडवाइस दी और बड़ी ही ब्रूटल और एथिकलेस किस्म की एडवाइस थी कि दुनिया में पावर को यूज करने का तरीका क्या है। फिर हमने देखा थॉमस हॉब्स, ये एक पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में इन्होंने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट है कि कैसे दुनिया में सिर्फ एक स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट करती है, कोई कानून नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, और इस एक केओटिक दुनिया को ऑर्डर में लाने के लिए एक सेंट्रल पावर की जरूरत होती है जो कि लिवायथन है, जो कि गवर्नमेंट का एक रोल प्ले करती है। फिर हमने मॉडर्न जो एक्चुअल रियलिज्म जहाँ से शुरू होता है वहां पे आ गए। वर्ल्ड वॉर वन के बाद आइडियलिज्म आया और आइडियलिज्म ने जंग को खत्म करने की कोशिश की और ईएचकार ने उनको क्रिटिसाइज किया कि ये एक यूटोपियन थिंकिंग है, ये रियलिटी में बेस्ड नहीं। यहाँ से रियलिज्म का जन्म होता है। और फिर हमने देखा कि हैंस मॉर्गन था पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, और इन्होंने प्रॉपर एक पावर को सेंटर रखते हुए रियलिज्म की थ्योरी दी कि किस तरह पूरी की पूरी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो पावर के गिर्द घूमती है। और इन्होंने भी ह्यूमन नेचर की भी बात की कि देखिए ह्यूमन नेचर ही पावर हंग्री है, इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर ही हर चीज है। फिर उन्होंने पावर को और थ्योराइज करने की कोशिश की कि पावर रिलेटिव होती है, पावर के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, वो क्या चीजें हैं जिससे किसी भी नेशन की पावर बनती है, जैसे मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। फिर इन्होंने बताया कि पावर कुछ स्टेट्स अपनी मेंटेन करने की कोशिश कर रही होती है, उनकी पॉलिसी ऑफ स्टेटस को होती है। फिर इन्होंने कहा कि कुछ मुल्क होते हैं उनकी पॉलिसी ऑफ रिविजन होती है, कि रिविजनिस्ट पावर्स होती हैं जो कि अपनी पावर एनहेंस करने की कोशिश कर रही होती हैं और सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रही होती हैं। फिर इन्होंने भी कहा कि मोरालिटी जो है वो नहीं होती इंटरनेशनल स्टेज पे। ये एक थ्योरी आई 1948 में प्रॉपर, और उसके बाद हमने सारा कुछ कंबाइन करके एक रियलिस्ट वर्ल्ड व्यू लिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, कि वो क्या फैक्टर्स हैं या वो क्या सोच है जो कि रियलिज्म, जो भी रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता है वो देखती है। उसमें एक एक करके हमने देखा कि सबसे बेसलाइन जो जम्पशन है या जो एक सोच है वो ये कि इंसान की जो नेचर है, जो फितरत है, वो ईवल है, वो सेल्फिश है, वो ग्रीडी है, वो पावर हंग्री है। उसी की वजह से जो है वो पावर सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है, माशरे में भी, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। और फिर उसमें आगे की सोच आई कि दुनिया के ऊपर कोई निजाम नहीं है, स्टेट ऑफ नेचर है, एनार्की है, और उस एनार्की में पावर ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। उस एनार्की में आपने अपनी मदद आप चलना है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, और हर इंसान अपने लिए ही काम कर रहा है। वो ख्वाह वो लोकल सियासत हो, जैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं, या कोई भी लोग जो कि मुल्क में पावर लेना चाह रहे होते हैं, या वो कोई मुल्क हो जो इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ पावर लेना चाहते हैं। फिर उसने कहा, या रियलिज्म इस तरह देखती है कि कोई मोरालिटी नहीं है। ये सब ने कहा, हैंस मॉर्गनथॉन ने भी कहा, ईएचकार ने भी कहा कि मोरालिटी का कोई रोल नहीं होता पॉलिटिक्स में, ये एक इंडिविजुअल चीज है और मोरालिटी कोई चीज नहीं। और उसमें फिर उसकी आगे इम्प्लीकेशन ये निकलती हैं कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। अब जो मर्जी करें वो ठीक है, सही गलत इसमें कुछ नहीं होता, आप बस अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखें और जो है वो आप चलें। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज उसमें निकलती है कि रियलिस्ट ये नहीं कहता कि पीस नहीं हो सकती, ये आपने जरूर याद रखना है। रियलिस्ट ये नहीं कहते कि पीस नहीं हो सकती, वो कहते हैं पीस हो सकती है, लेकिन पीस इसलिए नहीं होगी कि आपने लोगों को कह दिया कि आप पीस करें, अच्छी अच्छी बातें करें। पीस इसलिए होगी क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर होगा या बैलेंस ऑफ थ्रेट होगा। तब दो मुल्क तब आपस में जंग नहीं करेंगे जब दोनों को एक दूसरे का इक्वल खतरा होगा। इसमें हमने इंडिया और पाकिस्तान की भी एक एग्जांपल देखी कि जब से पाकिस्तान ने इंडिया को बैलेंस किया थ्रू इट्स न्यूक्लियर वेपन, अब एक बैलेंस ऑफ थ्रेट एग्जिस्ट करता है।
और एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है, मैड जिसे कहते हैं, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि एश्योर्ड है कि अगर इंडिया कुछ करता है, पाकिस्तान ने अपनी, जी जी, रियल इज नियर टू रियलिटी, बिल्कुल। तो एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है, वो एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इस वजह से अब जंगें भी नहीं होती हैं, जंगें एस्केलेट करने लगती हैं, तो दोनों इतना खौफ खा जाते हैं, खासतौर पर इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान को इंडियन इन्वेजन का खौफ है, इंडिया को पाकिस्तानी इन्वेजन का खौफ नहीं है। आप इस चीज को समझें कि पाकिस्तान की कभी भी थिंकिंग ये नहीं रही कि हमने जाके इंडिया को ऑक्युपाई कर लेना है, हमने इंडिया को कब्जा कर लेना है, कभी भी नहीं ये थी मिलिट्री जो पाकिस्तान की थिंकिंग है। पाकिस्तान की थिंकिंग डिफेंसिव ही रही है, ठीक, कि इंडिया हम लोग को ऑक्युपाई ना कर ले, इंडिया यहाँ पे फौजी ना भेजे। आपने अगर पाकिस्तान की मिलिट्री थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को समझना तो इस एंगल से ही समझें। और इसलिए जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बनाया तो बैलेंस ऑफ थ्रेट हुआ है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिसे मैड कहते हैं, मैड, और उसकी वजह से पीस भी मेंटेन है। तो ये एक बड़ी ही, आप समझ सकते हैं, काउंटर इंट्यूटिव और आयरॉनिक किस्म की एक बात है कि पीस इसलिए मेंटेन रहता है कि पावर मेंटेन रहती है, और ये हकीकत है। अगर मैं आपको बड़ी एक क्रूड एग्जांपल दूं, आप में से जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या इन इस तरह की चीज समझते हैं, उनको ये पता होगा कि जब वहां पर डिफरेंट ग्रुप्स में कोई कोई मसला हो जाता है, कोई लड़ाई होती है, कोई एक दूसरे पे एफआईआर कटवा देते हैं, तो दूसरे भी उस पे इक्वली एफआईआर कटवाते हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की है या नहीं की। तो वो एक चीज जो है वो बैलेंस आउट की जाती है, एक थ्रेट, और जब वो चीज बैलेंस होता है तो अक्सर वो दोनों विड्रॉ भी कर लेते हैं उस चीज को, ठीक है, क्रॉस एफआईआर जिसे बिल्कुल कहते हैं। मकसद ये होता है कि बैलेंस ऑफ थ्रेट रहना चाहिए। बैलेंस ऑफ थ्रेट होता है तो उसके बाद जो है वो पीस मेंटेन करती है। इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी जन्म लेता है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये जन्म लेता है कि पीस जो होती है वो इक्वल्स इन पावर के बीच में होती है। जनरली अगर इनइक्वालिटी होती है ना पावर की, तो उसमें पीस नहीं होती। जब एक मुल्क को ये लगता है ना कि यार हम अगले पे हमला करके जीत सकते हैं उस जंग को, जैसे अगर इंडिया को ये श्योरिटी हो ना कि अगर हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो हम पूरा इजीली कब्जा कर लेंगे, तो इंडिया बिल्कुल एक मिनट भी नहीं रुकेगा। वो क्यों रुका हुआ है? क्योंकि उसे पता है कि अगर हमने अटैक किया तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। अच्छा, अब वो जब हम डेटरेंस वगैरह पढ़ेंगे ना तो उसमें बड़े डिटेल में इस फिनोमिना को समझेंगे, लेकिन ये बैलेंस ऑफ थ्रेट मैं आपको समझा रहा हूँ जी। कोल्ड वॉर बहुत अच्छी एग्जांपल है कि कोल्ड वॉर में बैलेंस क्यों रहा, क्योंकि दोनों को इक्वल थ्रेट था एक दूसरे का, कि ये हम अगर इन पे अटैक किया तो वो भी हम पे कर सकते। कभी भी उस चीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि अगला जो है वो आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। न्यूक्लियर वेपन्स के आने के बाद ये एक न्यूक्लियर वेपन की बड़ी अजीब सी एक इम्प्लीकेशन ये भी निकल आई है कि उससे बैलेंस भी मेंटेन रह जाए। न्यूक्लियर पीस एक तरह का आ चुका है। खैर ये बाद में हम देखेंगे जब डेटरेंस वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन ये आपने ध्यान में रखना है कि रियलिस्ट ये नहीं कहते कि पीस नहीं हो सकता। शुरू में भी कई लोग ये बात कर रहे थे, तब मैंने इस पर कमेंट नहीं किया क्योंकि तब आपने कंफ्यूज हो जाना था। लेकिन अब आपको ये पूरा वर्ल्ड व्यू अगर समझ आ चुका है तो उसकी एक बड़ी नेचुरल आउटकम है कि पीस हो सकता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू हो सकता है, कि बैलेंस ऑफ थ्रेट के थ्रू हो सकता है। और जब दोनों को फील हो के अब हम ना जीत सकते हैं तो हमें फिर पीस कर लेनी चाहिए। ये जो है रियलिस्ट वर्ल्ड व्यू है। उसके बाद हमने बात की कि इस सारी थिंकिंग की वजह से बड़ी सिक्योरिटी ओरिएंटेड जो है वो सोच रहती है। इसीलिए जो मिलिट्रीज होती हैं उनकी सोच हमेशा वो थ्रेट परसेप्शन पे चलते हैं कि मुल्क का सर्वाइवल चूंकि उन्होंने इंश्योर करना होता है, तो हर वक्त उनकी सिक्योरिटी ओरिएंटेड थिंकिंग होती है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना जो कि रियलिज्म है। और कमजोर को चूंकि मजबूत मुल्क डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इस वजह से एक सिक्योरिटी ओरिएंटेड, सर्वाइवल ओरिएंटेड होती है। दूसरा इसका एस्पेक्ट क्या निकलता है कि जो आपकी सिक्योरिटी ओरिएंटेड थिंकिंग है, सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है, इट विल ट्रम्प ऑल अदर कंसर्न। जैसे हमने अब्राहम अकॉर्ड्स में देखा कि उन मुल्कों ने अपने सर्वाइवल को देखा और उन्होंने पैलेस्टाइन के कॉज को भी जो है वो किया। जी बिल्कुल, अच्छी आपकी इंटरप्रिटेशन है हबीबा, कि ये आप इसे पीस तो नहीं कह सकते, लेकिन आप इसे ये कह सकते हैं कि बस एक बैलेंस है। तो एग्जैक्टली यही बात है। आप पीस क्या चीज है? इट्स जस्ट पॉज बिटवीन टू वॉर्स में भी।
आप कह सकते हैं पीस की क्या डेफिनेशन है, जब जंग नहीं हो रही तो आप उसको जंग के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पीस, यही तो मसला है, यही आईआर स्टडी करता है कि लॉन्ग टर्म पीस किस तरह मेंटेन हो सकता है। अब इस सारी थिंकिंग की वजह से स्टेट का रोल जो है वो बड़ा सेंट्रल हो जाता है इसमें, और स्टेट ओरिएंटेड थिंकिंग होती है रियलिस्ट की, स्टेट को कैसे बचाया जाए, स्टेट को कैसे बचाया जा सकता है और उसके लिए क्या स्टेप्स। अब ये हमने जनरल रियलिज्म समझ लिया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया हो, समझ आ गया, आप लोगों को फील भी हो रहा है ये इस तरह से दुनिया को देखना किस तरह है। ये जो रियलिस्ट थिंकिंग है ये एक्चुअली में आप जिंदगी में भी देख सकते हैं कि यही अप्लाई होती है। आप जब लोकल पॉलिटिक्स देखते हैं या आप किसी किस्म के इंडिविजुअल लोगों का बिहेवियर भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से इट विल मेक मोर सेंस। ऐसे ही है, अगर आप देखेंगे तो लोगों का बिहेवियर, पॉलिटिशियंस का या किसी भी उसका, तो बड़ा एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से आपको बड़ा क्लियरली समझ आएगा कि ऊपर ऊपर से आप मोरालिटी की बातें करें, अंदर से आप अपनी पावर को इनहेंस करने की कोशिश करें। अब हम आगे चलते हैं। देखें, आपने जब अप्लाई करनी है थ्योरी, आपने उसको दो एंगल से देखना है, अपने पेपर में भी और वैसे भी, खासतौर पे जो लोग फॉरेन सर्विस में जाएंगे या वैसे भी जो थोड़ा समझना चाहते हैं। सर लोकल पॉलिटिक्स में एनार्की वाला कैसे देखें? ठीक है, अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ। देखें, लोकल पॉलिटिक्स में भी आप ऐसे समझें कि आपके गवर्नमेंट तो यहाँ पे है, ठीक है, गवर्नमेंट चूंकि यहाँ पे है तो प्योर एनार्की तो नहीं है, लेकिन स्टिल एनार्की इस सेंस में है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ इज टोटली ऑपोजिट टू एनार्की। एनार्की का मतलब है किसी चीज का रूल नहीं है, रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि एनार्की, अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो इसका मतलब है कि सारे के सारे कोई ना कोई लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो एनार्की नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप सिचुएशन देखें तो उसमें रूल ऑफ लॉ नहीं है। आप फ्यूडल सिस्टम देख लें, आप पॉलिटिशियंस को देख लें, तो उन जगहों पे आप देख सकते हैं कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो काफी हद तक एनार्की है। ठीक है, दूसरे इसको आप एंगल से इस तरह देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ना कॉन्स्टिट्यूशन को उतना रिस्पेक्ट करते हैं, सारे के सारे, कोई एक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, और जहां से जिसको कोई पावर ग्रैब हो वो करता है। डिफरेंट इदारों की भी आपस में जंग रहती है पाकिस्तान में, हर कोई एक दूसरे के एरिया में इंक्रोच करता है। तो ये जो है, आप अगर एक स्पेक्ट्रम इमेजिन करें, स्पेक्ट्रम क्या होगा कि इस पॉइंट पे प्योर एनार्की है, प्योर एनार्की है, और इस साइड स्पेक्ट्रम पॉइंट पे जो है वो प्योर रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ। तो हम कहीं यहाँ स्टैंड करे होंगे बीच में या यहाँ करे होंगे, प्योर तो कोई भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है। हम लोगों की कोशिश है कि मुल्क को रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जाया जा सके और एनआरकी से दूर लेके जाया जा सके। तो इस तरह से आप कंसीव कर सकते हैं उस सारी चीज को। तो आपने जो है दुनिया को देखना है इन दो लेंस से, दो तरीके से जब थ्योरी अप्लाई करनी है, कि वो दुनिया को डिस्क्राइब कैसे करता है। जब आपने अपने पेपर में भी अप्लाई करना है तो आप ये फॉर्मूला रखिएगा कि आप जो हो रहा है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि यूएस ने एक चीज की है तो उसके पीछे उसकी क्या थिंकिंग है। जैसे अगर यूएस चाइना को कंटेन कर रहा है तो वो बड़ा इजीली डिस्क्राइब हो सकता है आईआर रियलिस्ट थ्योरी से। कैसे कि जी यूएस को थ्रेट है, वो एक स्टेटस को पावर है, चाइना इज अ रिविजनिस्ट पावर, और जो स्टेटस को पावर होती है वो अपनी पावर मेंटेन करने की कोशिश करेगी, रिविजनिस्ट पावर बैलेंस जो है वो चेंज करने की कोशिश करेगी। तो आपने डिस्क्राइब करना है। अगर पाकिस्तान कोई टैंक्स खरीद रहा है वो भी आप रियलिस्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे मुल्कों का बिहेवियर डिस्क्राइब आप इससे कर सकते हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एक ये तरीका होता है आईआर को या थ्योरी को अप्लाई करने का, खासतौर पर रियलिज्म की पर्सपेक्टिव में आप कर सकते हैं, क्योंकि 100% स्टेट्स का बिहेवियर जो है ना वो रियलिस्ट थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि आप पॉलिसी एक्शंस जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब करना क्या होता है कि चूंकि दुनिया ऐसी है तो फिर आपको किया क्या जाए। तो ये फॉरेन पॉलिसी की पर्सपेक्टिव में ये चीज ज्यादा एक आ जाती है कि फॉरेन पॉलिसी जब प्रिस्क्राइब की जाती है तो वो जो है हम क्या करें उसमें। देखें ना, आपके क्या होगा जब दुनिया इतनी अजीब सी है जिसमें पावर मैटर करती है, आप अपनी पावर मैक्सिमाइज करेंगे। यही आप फॉरेन पॉलिसी एक्शंस होंगे जो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरे यूज एनी मीन्स पॉसिबल, जो जो हो सकता है आप करें।
फिर सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो आपकी यही थिंकिंग जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगी। दूसरी चीज है कि जब आपने एनालिसिस करना है पेपर में, आपने वो जो एनार्की, वो सारी जो टर्मिनोलॉजीज या जार्गन है, उस उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके रियलिज्म को अप्लाई करना है। खाली रियलिज्म कोई चीज नहीं है, रियलिज्म के अंदर भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने अप्लाई करने हैं। और बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ थ्रेट, कि पीस कैसे मेंटेन हो सकता है, उन सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने रियलिज्म ओवरऑल यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको यूज कर सकते हैं। और ये हमने इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया, सारी वो एग्जांपल्स हैं जिनमें वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। जैसे सेल्फ हेल्प है, उसमें मैंने आपको पाकिस्तान का बताया। मोरालिटी वाली बात थी कि मोरालिटी कोई नहीं होती, तो हमने देखा कि यूएस कैसे मोरालिटी को एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी यूज करता है, कि मोरालिटी का ऊपर से झंडा लहराते हैं, लेकिन अंदर से वो अपने उनके जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। तो इस तरह आपने एनालिसिस करना है, ये रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में आपने इस तरह एनालिसिस करना है। इसलिए ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारे आइडियाज लिखें अपने जहन में। जैसे जैसे और डायमेंशन आएंगे तो हम उस पर भी बात करते जाएंगे। तो इस तरह से आपने ना आईआर की थ्योरी अप्लाई करनी है।